गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमने पिछले तीन वीडियो अपलोड किए, जिसमें आपने देखा था मृदा जीवाश्म पदार्थ क्या होते हैं, मृदा जीवाश्म पदार्थ की क्या प्रकृति होती है, ह्यूमरस क्या होता है, उनके क्या गुण होते हैं और उनका मृदा पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर अपन डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे मृदा जीवाश्म पदार्थ के अंतर्गत कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है, और फिर बाद में इंटर करेंगे अपन नाइट्रोजन शत्रु पे। तो देखिए, हम जानते हैं कार्बन जितने भी प्रकार के जीवाश्म पदार्थ होते हैं उनके अपघटन से या उनके विसर्जन से कार्बन के रूप में आपके CO2 का निर्माण होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ बनता है। जबकि नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट प्रकृति द्वारा मृदा में पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या अमोनिकल सॉल्यूशन के रूप में, या अमोनिकल यौगिक के रूप में, अलग अलग उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन डायरेक्ट मृदा में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है, उसको देखें। मृदा में जीवाश्म पदार्थ के विसर्जन से कार्बन उत्पन्न होती है तथा मृदा में नाइट्रोजन भी पाई जाती है। यहाँ देखते हैं कार्बन मुख्यतः पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है। क्या होती है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बन। जबकि नाइट्रोजन एक पादप पोषक तत्व है। क्या है? नाइट्रोजन एक पादप पोषक तत्व का कार्य करती है या मुख्य भूमिका निभाती है। मृदा में उपस्थित कुल कार्बन की मात्रा व नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात ही कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कहलाता है। आपको पूछे कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या है, किसे कहते हैं? मृदा में उपस्थित कुल कार्बन की मात्रा एवं कुल नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात ही या रेशियो ही क्या कहलाएगा? आपकी कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बराबर हो जाएगा मृदा में उपस्थित कुल कार्बन की मात्रा बटा जाएगा मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन की मात्रा। ये हो जाएगा आपके बेसिक फॉर्मूला। आगे देखिए, मृदा में कार्बन नाइट्रोजन आप देखते हो तो ये अनुपात एक क्या परिवर्तनशील होता है। ये अनुपात है कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। मतलब भिन्न भिन्न स्थानों की मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होगा? भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। इसका क्या कारण है? कई प्रकार के भौगोलिक एवं जैविक एवं रासायनिक कई प्रकार के फैक्टर के द्वारा ये अनुपात क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं नॉर्मली कृषि करने योग्य भूमि होती है, जहाँ पे हमको खेती करनी है, तो उस खेती करने से पहले मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात को अपन परीक्षण करना चाहिए। और परीक्षण करने पर मान लीजिए कितनी उसकी परीक्षण में उसकी रेंज के अंतर्गत आता है, तब तक आपकी भूमि में मृदा पर आप कृषि कर सकते हो, बाकी उचित नहीं होता है। कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात की परिसीमा मतलब इतने रेंज मतलब क्षेत्रफल में होना चाहिए 8.1 से 15.1 के मध्य होना चाहिए। अर्थात अपन के 8 से 15 के बीच में इसकी कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात आपको रेशियो मिल रहा है, तब तक तो आप काम कर सकते हो। वहाँ पे कृषि के कार्य लायक भूमि है। इससे कम है तो उसमें पहले कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ाओ, खाद डालो या अलग अलग प्रकार के उर्वरक डालो, जिसके अकॉर्डिंग कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात स्थिर हो, और फिर बाद में उसको कृषि योग्य भूमि को आप अपना जा सकता है। अब देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है वह जलवायु तापमान से भी प्रभावित होता है। जनरली अपन देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है तापमान है, जलवायु है, अलग अलग फैक्टरों द्वारा क्या होता है? प्रभावित होता है। अपन देखते हैं शुष्क मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात आर्द्र मृदा की तुलना में क्या होता है? कम होता है। हमेशा सूखी मृदा का तापमान होता है वो आर्द्र मृदा की तुलना में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आर्द्र मृदा होगी वहाँ पे जीवाश्म की संख्या अधिक होगी, अर्थात जीव जंतुओं की हलचल अधिक गति या मूवमेंट या हलचल या उनकी संख्या बताए। जहाँ पे आर्द्र होगी, जहाँ पे ठंडक होगी, वहाँ पे उनकी संख्या अधिक होती, और जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे कुछ नहीं होता है।
तो फिर वहां पे जीवाश्म पदार्थ है ही नहीं, तो फिर कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात पॉसिबल नहीं है। तो अपन देखते हैं शुष्क मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात आर्द्र मृदा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। फलीदार पौधों के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 तथा गोबर खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 30:1। फसल के अवशेष में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पाया जाता है 100:1 के आसपास। तो ये आपको रेशियो डाटा दे रखा, मतलब कहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको सवाल पूछा जाता है कि गोबर खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का क्या रेशियो है, तो आप बताओगे 30:1। अब देखते हैं मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ने से मृदा जीवाश्म या सूक्ष्म जीव व पौधों की वृद्धि पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अच्छा है, पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे, तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव कई प्रकार की जैव विविधता पनपने की संभावना अधिक रहती है। मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ने से मृदा सूक्ष्म जीव व पौधों की वृद्धि अच्छी होती हुई मानी जाती है। प्रोटीन लिग्निन के साथ जुड़कर एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होता है, संकुचित होता है या डिक्रीज होता है। क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात क्या होगा, घटेगा, कम होगा। देन नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है तथा मृदा में पुनः नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस आपने देखा था कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की क्या एप्लीकेशन है, क्या महत्व है, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व क्या है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात वैसे देखें बहुत सारे, परंतु जनरली आपको दे रखा है कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात मृदा में बढ़ने से सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है, जिससे मृदा में जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन की दर क्या होगी, बढ़ेगी, तीव्र होगा। विच्छेदन जीवाश्म पदार्थ क्या होगा, तीव्र होगा। तब मृदा में ह्यूमरस की मात्रा बढ़ेगी, और ह्यूमरस के क्या क्या उपयोग है उसके बारे में आपने पिछले वीडियो में जरूर पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करें ताकि आपके दिमाग में मैटर रहे। उसके बाद बताया जा रहा है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में स्थिर रहता है तो पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति आसानी से हो जाती है तथा पौधों का विकास तीव्र गति से हो पाता है। तो इस पर अपन ने डिस्कस किया, देखा आपने कि नाइट्रोजन कार्बन का अनुपात का क्या महत्व है, क्या किस प्रकार से इसको निकालते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में अपने कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में, मतलब आपके 1 नंबर का प्रश्न बने क्या है तो उसके बारे में आपको उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जो आपको कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की परिभाषा पूछ रहा है या सूत्र पूछ रहा है या किसी पदार्थों के लिए कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात पूछ रहा है या कृषि योग्य भूमि के लिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की परिसीमा पूछ रहा है, तो 1 नंबर के प्रश्न के लिए पूछे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने के लिए आपका मैटर सफिशिएंट मैंने लिखा है उसको आप रिवाइज करोगे और नोट्स बनाओगे, घर बैठ के पढ़ते रहोगे, ताकि जहाँ पे भी आपको डाउट लगे उसको आप बार बार पूछते रहोगे। अगला अपना टॉपिक आ रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और उसके अंतर्गत पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र। क्या आएगा, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, किस प्रकार से संपन्न होता है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कार्बन चक्र। कार्बन चक्र का मतलब क्या था, कार्बन विभिन्न चरणों से गुजर कर अपने यथा पोजिशन में आना कार्बन चक्र कहलाता था। तो जैसे पहले पौधों में कार्बन वायुमंडल से CO2 के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पौधों को जीव जंतु खाते हैं, फिर बाद जीव जंतु का अपघटन होता है, फिर बाद में इस प्रकार का एक प्रकार का डायग्राम के रूप में आपको समझाया था। तो वैसे वैसे सेम टू सेम आज किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। देखिए क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन चक्र मृदा चक्र के समान ही मैंने आपको बताया कि वैसे देखें तो मृदा में तथा वायुमंडल दोनों में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, परंतु वो नाइट्रोजन पौधे एवं जीव जंतु डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग घटकों में नाइट्रोजन को रूपांतरित किया जाता है और फिर उनको डायरेक्ट ग्रहण नहीं करके इनडायरेक्टली रूप से पौधे एवं जीव जंतु नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने का कार्य करते हैं। तो अपन देखते हैं नाइट्रोजन में अनेक रूपांतरण में संयुक्त परिवर्तन होते रहते हैं। यौगिक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं तथा नाइट्रोजन का अनेक पदार्थों में से गुजरकर अपनी यथा स्थिति में पुनः आना
नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अब इस पर आधारित अपन डायग्राम बना के बताते हैं आपको। देखिए डायग्राम कैसा है, देखिए नाइट्रोजन चक्र पे अपन बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके सामने डायग्राम बना रखा है, उसको देखिए किस प्रकार से क्या होता है। सर्वप्रथम जैसे वायुमंडल की नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का क्या होता है, डायरेक्ट सीधे वर्षा जल के साथ में घुलकर नाइट्रिक अम्ल के रूप में, कहते हैं ना अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा के रूप में नाइट्रोजन डायरेक्ट भूमि पर आ सकती है, अकार्बनिक अम्लों के रूप में, अकार्बनिक पदार्थों के रूप में डायरेक्ट भूमि पर आ सकती है। उसमें या अग्नि प्रज्वलना या प्राकृतिक भूमि, उसमें भी उपस्थित जो नाइट्रोजन वो क्या होगी, अकार्बनिक, क्या होगी, अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में उपयोग होगा। अब डायरेक्ट वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन जल के साथ में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल के रूप में डायरेक्ट अकार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में भूमि पे बरसती है। एक तो ये प्रोसेस हुआ। अब जो भूमि पे मान लो नाइट्रोजन गिर गई, अब तो अकार्बनिक होगी, तो उसमें क्रिया होगी और अकार्बनिक किसमें कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे खनिजीकरण कार्बनिक मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें से नाइट्रेट बाहर निकल जाता है और ये पदार्थ बन जाता है खनिजीकरण। तो अर्थात हम कहते हैं खनिजीकरण में क्या होता है, खनिज के रूप में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने को सभी आपको बताएंगे पूरा। तो देखिए प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीव जंतुओं में पेड़ पौधों द्वारा डायरेक्ट कम मात्रा में अवशोषित होती है, फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में जीव जंतु इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार कैसे होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। उस नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्ट सहजीवी होते हैं, ऐसे सहजीवी होते हैं जो नाइट्रोजन को वातावरण से ग्रहण करते हैं और वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रदान करने का काम भी करते हैं। और असहजीवी जैसे राइजोबैक्टीरियम में या एजोबैक्टीरियम असहजीवी के रूप में हो जाएगा और ये सहजीवी के रूप में। सहजीवी ऐसे जीवाणु होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं, जो पौधों क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जबकि ये ऐसे होते हैं जो पौधे से भोजन अपना प्राप्त नहीं करते। असहजीवी मतलब दोनों के जीवन में कोई संबंध नहीं है, एक डायरेक्टली एक द्वारा फायदा हो रहा है, एक तरफ से फायदा हो रहा है। जबकि इसमें सहजीवी ने अपने मतलब आप मुझे दे रहे हो मैं आपको दे रहा हूँ, तो दोनों का मतलब काम चल रहा है, इसका मतलब सहजीवी ने अपन कर रहे हैं। जबकि ये असहजीवी मतलब उसमें एक दे रहा है दूसरा उसका कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं सहजीवी का उदाहरण बताया जा रहा है राइजोबैक्टीरियम, जो लिग्नोमिस्टी कुल के पादप की जड़ों में पाया जाता है और वो वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है और वो नाइट्रेट की आपूर्ति किसको करते हैं, पौधों को, ताकि पौधों को नाइट्रोजन तत्व की कमी न हो। और वो जीवाणु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, जो पौधों की जड़ें अपने भोजन के लिए लाते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं, जो पौधों ने जो भोजन बनाए वो एक भोजन राइजोबैक्टीरियम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका हो गया सहजीवी नियामन। अब दूसरी कंडीशन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं कौन, असहजीवी जीवाणु जैसे एजोबैक्टर, वो वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेंगे और नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे और नाइट्रेट को पौधे ग्रहण कर लेते हैं, परंतु पौधों से वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ पौधों को नाइट्रोजन देने का काम करते हैं। तो ये तो हुआ इन दोनों पर अपन बात की। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करते हैं तो नाइट्रीकरण की क्रिया के दौरान जैसे कई प्रकार के उद्योग चलते हैं, नाइट्रोजन यौगिक या नाइट्रोजन उर्वरकों की फैक्ट्री चलती है, वहां से कई प्रकार की नाइट्रोजन की मात्रा रिड्यूस होती है। तो वो नाइट्रोजन की मात्रा डायरेक्ट वायुमंडल में भी जा सकती है और कुछ मात्रा डायरेक्ट नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा किसमें कन्वर्ट होगी, अमोनियम। अब मान लीजिए जो एजोबैक्टर या राइजोबियम ने क्या बनाया, नाइट्रेट बनाया, वो पौधे क्या कर लेते हैं, अंदर ग्रहण कर लेते हैं, क्या पौधे उनको क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। उन्हें पौधे क्या हो जाते हैं, जब उनका ह्रास हो जाता है मतलब अपघटन हो जाता है तो वो मर जाते हैं, तो सूक्ष्म जीव उस पर क्रिया करते हैं, तो उसमें से कुछ नाइट्रेट को बाहर निकाल देते हैं और उस मात्रा में नाइट्रोजन बची रहती है, वो कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है और वो कार्बनिक पदार्थ खनिजीकरण की क्रिया द्वारा किसमें कन्वर्ट की जाएगी, खनिज मृत्तिका के रूप में प्राप्त की जाती है। अब जो कार्बनिक पदार्थ बना है उस पे अमोनियकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है
मान लो अमोनीकरण के रूप में जो नाइट्रेट के रूप में जो पौधे का अपघटन होने के बाद में नाइट्रोजन से कार्बनिक पदार्थों के रूप में उसका क्या होता है अमोनीकरण क्रिया होती है और क्या बनेगी अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी अमोनीकरण में अमोनिया का निर्माण होना, कार्बनिक पदार्थों से अमोनिया का निर्माण होना अमोनीकरण कहलाएगा। अब अमोनीकरण बनाए, अब अमोनीकरण वापस किसमें कन्वर्ट होगा नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा अमोनिया ऑक्सीकृत होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया था वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वापस नाइट्रेट बना हुआ है वो डायरेक्ट जीव जंतु पेड़ पौधे उनको ग्रहण भी कर सकते हैं या डायरेक्ट वो नाइट्रेट ऑक्सीडाइज हो गए डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो सकता है वातावरण में जा सकते हैं या फिर जो नाइट्रेट बन रखा है वो सीधा विनाइट्रीकरण की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जैसे किसी धातु के साथ सारी धातु के साथ अभिक्रिया कर रखी है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रोसेस ये मेथड आपको बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन शक्कर क्या है। तो आपको इतना बड़ा शक्कर याद रहे या नहीं रहे परंतु आपको शॉर्ट में इतना याद रखना कि नाइट्रोजन वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है, स्थिरीकरण होके खनिजीकरण कन्वर्ट होती है और फिर खनिजीकरण के दौरान जो नाइट्रोजन अलग अलग यौगिकों में कन्वर्ट हुई उसका क्या होगा विनाइट्रीकरण होगा। क्या होगा विनाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण होने के बाद में वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी वापस वातावरण की नाइट्रोजन के साथ में क्या हो जाएगी अपघटित होकर वातावरण में मिल जाती है। तो ये प्रोसेस एक प्रकार का शक्कर चलता रहता है जिसको अपन बेसिकली इस रूप से आप दर्शाया जाता है। अब आगे देखोगे आप किस प्रकार से आगे देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जिनका मुख्य भूमिका रहती है उनको पढ़ना पड़ता है। नाइट्रोजन शक्कर के साथ साथ उनकी भी स्टडी की जाती है तो उस पर अपन बात करते हैं। देखिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए नाइट्रोजन शक्कर के मुख्य पद के अंतर्गत देखते हैं एक तो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक होता है खनिजीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है इस प्रक्रम में आप देखोगे कि वातावरण की नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कार्बनिक पदार्थों के रूप में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना कि वातावरण की नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट कार्बनिक पदार्थों के साथ जुड़ के किसी भी अलग पदार्थ में कंपाउंड में क्या हो जाएगी एग्जिस्ट हो जाएगी अलग रूप में बदल जाएगी जिसके कारण नाइट्रोजन वातावरण की नाइट्रोजन क्या हो जाएगी स्थिर हो जाएगी। अर्थात अपन कह सकते हैं स्थिरीकरण वह प्रक्रम है जिसमें नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। खनिजीकरण वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक जैसे जो भी कार्बनिक यौगिक बन रखे का रूप का अकार्बनिक रूप में कन्वर्ट होना। अर्थात अपन कह सकते हैं जिसमें आपके स्थिरीकरण में कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बना था उसका अपघटन होना पुनः वापस उसमें टूटना क्या कहलाएगा खनिजीकरण। तो अपन शॉर्ट में अपन बताएं कि कार्बनिक पदार्थ का अपघटित होकर अकार्बनिक पदार्थ में बदलना हो तो कहलाता है खनिजीकरण और अकार्बनिक पदार्थों का नाइट्रोजन का डायरेक्ट कार्बनिक पदार्थों में स्थिरीकरण होना वो क्या कहलाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो दो पद है मुख्य रूप से। अब खनिजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से अपन इन पदों पर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से अमोनीकरण होता है अमोनियाकरण होता है और नाइट्रीकरण होता है इसका अपन अध्ययन करते हैं। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए अपन पढ़ रहे थे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पद उसमें पहला पद तो था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है प्राकृतिक में उपस्थित या पर्यावरण या वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन का कार्बनिक पदार्थों के साथ जुड़ना, कार्बनिक पदार्थों के साथ जुड़ना क्या कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब दूसरे स्टेप में आपने देखा था खनिजीकरण। खनिजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होकर अकार्बनिक पदार्थों के रूप में नाइट्रोजन का टूटना क्या कहलाएगा खनिजीकरण।
खनिजीकरण की क्रिया में विशेष करके एंजाइम अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे खनिजीकरण की प्रक्रिया को आपको संक्षेप में समझाएं तो देखिए, कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जैसे आपने एग्जांपल के रूप में ले रखा प्रोटीन, प्रोटीन पर एंजाइम की क्रिया होगी तब उसमें से जल का विश्लेषण होगा, जल उसमें से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, जल का अणु क्या होता है, बाहर निकलता है। फिर प्रोटीन था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीयस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीयस। अब प्रोटीयस पर अलग अलग एंजाइम क्रिया करके उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स में पेप्टिन अलग अलग प्रकार के एंजाइम क्रिया करके पेप्टोन्स को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एमिनो यौगिक में, किसमें, एमिनो यौगिक में। एमिनो यौगिक का अमोनीकरण की क्रिया द्वारा वो किसमें कन्वर्ट हो गए, नाइट्रेट में, और नाइट्रेट पुनः अपघटित होकर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रेट पुनः अपघटित होकर नाइट्रोजन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, या नाइट्रेट पेड़ पौधे द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है और उनका वापस अपघटन होता है तो वापस वो नाइट्रोजन वातावरण में मिल जाते हैं। इस प्रकार से एक चक्र घूमता रहता है। तो अपन देखते हैं खनिजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 पद काम आएंगे आपके, अम्लीकरण, अमोनियाकरण और नाइट्रीकरण। तो तीनों स्टेप को अपन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आप क्या रहा है, अमोनियकरण की प्रक्रिया क्या होती है। अमोनियकरण का मतलब एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होना। नाइट्रोजन युक्त यौगिक था उसका एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अमोनियकरण। दिमाग में बात रहेगी। देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ पर एंजाइम अभिक्रिया द्वारा एमिनो अम्ल का निर्माण करना क्या कहलाएगा, अम्लीकरण। अब जैसे प्रोटीन या अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक आपने कोई भी ले रखा है, उस पर एंजाइम रिएक्शन होगी, एंजाइम अपनी अभिक्रिया करेंगे और वो कन्वर्ट किस में करेंगे, एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल प्लस CO2 गैस बनेगी और उसके साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में काम आने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी, उनको वो क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेते हैं। ये था आपके प्रोसेस का अमोनियकरण का। अब इसके उपयोग क्या है, मृदा में उपस्थित जीवों को नाइट्रोजन को आसानी से प्राप्त हो जाती है तथा दूसरी एप्लीकेशन इसकी देखते हैं अमोनियकरण की, तो एमिनो अम्ल से सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। आसानी से अपघटित होने के लिए एमिनो अम्ल को आसानी से अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट प्रोटीन को अपन अपघटित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थी अमोनियकरण की प्रक्रिया। अब पढ़ोगे अमोनियकरण और नाइट्रीकरण, उसको देखते हैं। देखिए आगे, देखिए अमोनियकरण की प्रक्रिया क्या थी। पहले तो आपने पढ़ी थी अम्लीकरण। अम्लीकरण तो था कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का अमोनिया में कन्वर्ट होना या एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को अपन बोलते थे अम्लीकरण। अब बढ़ रहे अमोनियकरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें एमिनो अम्ल बनते हैं या एमिनो अम्ल युक्त यौगिक होते हैं, उस पर मृदा सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अमोनिया तथा अमोनियम यौगिक में परिवर्तन होना ही अमोनियकरण कहलाता है। अमोनिया का संकेत होता है NH3 सूत्र और अमोनियम का सूत्र हो जाएगा NH4 प्लस, साथ ऊपर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं अमोनियम और इसको बोलते हैं अमोनिया। दिमाग में बात रहे, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए रिएक्शन के रूप में अपन आपको रिप्रेजेंट करके बताएं कि एमिनो अम्ल होता है, एमिनो समूह युक्त यौगिक एमिनो अम्ल। जैसे एमिन है, एमिन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल की उपस्थिति में एंजाइम रिएक्शन करते हैं, तब अल्कोहल प्लस अमोनिया का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। जो मुक्त होने वाली ऊर्जा सूक्ष्म जीव द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है। अब तो ये तो प्रोसेस हुआ, अमोनिया तो बन गई। अब क्या होता है, कुछ मात्रा में अमोनिया मृदा में, ऐसे मृदा में आप जानते हो मृदा में जल भी होता है, कार्बन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो उनके साथ में अमोनिया क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या बना आपके, अमोनियम कार्बोनेट यौगिक, अमोनियम कार्बोनेट, जो जल में क्या होता है, घुलनशील, जो जल में अपघटित होकर पुनः अमोनियम आयन प्लस कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। और इस प्रकार से इसको अपन क्या कहते हैं, किसान खाद के रूप में भी, इसको किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अमोनिया
अमोनिया कार्बोनिल अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं, आप जानते हो इसका निर्माण होता है, वो होता है ये प्रोसेस क्या होती है, वातावरण की या मृदा में उपस्थित CO2 प्लस मृदा में उपस्थित जलवाष्प आपस में क्रिया करके कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनियम, ये क्या बनाएंगे कार्बोनिल अम्ल का निर्माण कर लेते, कार्बोनिल अम्ल बन जाता है। जब अमोनिया कार्बोनिल अम्ल के साथ में रिएक्शन करती है, आपको पता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति, ये कैसी प्रकृति होगा, क्षारीय, क्षार और ये अम्ल है, तो आपको पता है अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए इनके आपस में मान लो आपने रिएक्शन करवाई, तब आपके लवण का निर्माण हो गया और उसको जल अपघटित करने पर वापस उस आयनों में टूटता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अम्लीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, एग्जाम में क्वेश्चन लाएगा आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आगे तीसरी प्रक्रिया आ रही है नाइट्रीकरण। कौन सी प्रक्रिया आ रही है, नाइट्रीकरण। तीसरा स्टेप आपके है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, नाइट्रेट में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रीकरण। ये वायवीय जीव तथा स्वकोषीय बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होती है प्रक्रिया। किसके द्वारा संपन्न होती है, देखिए नाइट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में उपस्थित अमोनियम आयन युक्त नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे नाइट्रीकरण कहते हैं। ये वायु जीवी तथा स्वकोषित बैक्टीरिया द्वारा प्रक्रिया संपन्न होती है। नाइट्रीकरण के बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो डायरेक्ट अमोनियम जो आयन आपको बन रखे उसका ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और दूसरा नाइट्रेट है उसका ऑक्सीकरण करके किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऊर्जा मुक्त कर देता नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहला अमोनियम आयन जो आपको ले रखा है वो क्या करते हैं, अमोनिया है वो किसके साथ में क्रिया करेगी, वो क्रिया करती है आपके ऑक्सीजन के साथ में। नाइट्रोजन जीवाणु होते हैं वो इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके इसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रिक अम्ल में, नाइट्रस अम्ल में। इसमें नाइट्रस, ये बना नाइट्रस और ये बना नाइट्रिक, ये है नाइट्रिक अम्ल और ये है ऊपर वाला नाइट्रस। ये नाइट्रस अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल। जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रोजन जीवाणु की उपस्थिति में, तो नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है, जल मुक्त होता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी, 79 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है जो जीवाणु द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है। उसके बाद में जो नाइट्रस अम्ल है उसका वापस ऑक्सीडेशन कब होता है, नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा। किसके, नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सहजीवी असहजीवी, उनके द्वारा इसका अपघटन पुनः होता है। तो अपघटन होने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। पुनः नाइट्रिक अम्ल बनने की प्रक्रिया, नाइट्रिक अम्ल बन गया नाइट्रिक अम्ल, अर्थात बन गया नाइट्रेट में जो कन्वर्ट होना, तो नाइट्रेट में ये कंपाउंड क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब इसका वापस विघटन होकर नाइट्रोजन में अपघटित होता तो वो कहलाएगा आपके विनाइट्रीकरण। तो वो लास्ट स्टेप है, देखिए विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का मतलब जो आपके नाइट्रिक अम्ल बन रहा है उसका अपघटन होना, अर्थात अपन कह सकते हैं नाइट्रेट, ये नाइट्रेट बने उनका क्या होना, नाइट्रस अम्ल में कन्वर्ट होना। देखिए इस प्रक्रम में मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनाइट्रीकरण। दिमाग बात रहेगी, सिंपल सा दे रखा है। इस प्रक्रम में मृदा नाइट्रेट के रूप में आपको क्या देखने को मिला था, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रेट, उनका अपघटन होने पर वापस नाइट्रस अम्ल या नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया
प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विनाइट्रीकरण। अर्थात अपन शॉर्ट में लिखे नाइट्रेट है वो विनाइट्रीकरण के दौरान नाइट्रस अम्ल में कन्वर्ट होते हैं। अभिक्रिया के रूप में आपको समझाना है तो 2 मोल नाइट्रिक अम्ल के लिए इस पर एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं। एसिड की उपस्थिति में कुछ जल का अणु बाहर निकलकर नाइट्रस अम्ल बनेगा। ये था नाइट्रिक अम्ल। कन्वर्ट हुआ है नाइट्रस अम्ल में। पुनः इस पर एसिड की उपस्थिति में पुनः रिएक्शन के बाद जल का अणु मुक्त हो जाता है और क्या बनाएगा? हाइड्रोनाइट्रस यौगिक बन जाते हैं और उसका वापस एसिड की उपस्थिति में पूरी कारण जल का अणु बाहर निकलता है और नाइट्रिक गैस डायरेक्ट बन सकती है, या फिर इसमें से एक जल का अणु निकालकर क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड, जो जिसको अपन क्या बोलते हैं? हास्य गैस। हास्य गैस हंसाने काम आने वाली गैस। जिसको सूंघने पर व्यक्ति क्या होता है? हंसता ही रहता है। तो यही गैस नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका वापस एसिड की उपस्थिति में रहोगे तो आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये प्रक्रिया मतलब संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायरेक्ट नाइट्रिक का मतलब वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं अपन विनाइट्रीकरण। ये था आपका नाइट्रोजन शक्कर पर आधारित टॉपिक। अब अगला बिंदु आपके अगले वीडियो में आप देखोगे वो आएगा मृदा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका निभाते हैं, किस प्रकार उनका रोल है उस पर अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में देखोगे। उससे पहले आपने 3-4 वीडियो में आपने देखा कि क्या मेथड दे रखा है, उसको आप बार बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे। मान लो आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और अपने लिंक को शेयर करने का प्रयत्न करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।